इस गांव में तो अब हर जगह अकाल की परिस्थिति आ गई है। अब अगर और कुछ दिन यहाँ रुके तो मरने की नौबत भी आ जाएगी। नहीं नहीं, अब मेरा इस गांव में ज़्यादा दिन रुकना उचित नहीं होगा। हरिया यह सोचते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। फिर अचानक चलते चलते उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों न मैं बाहर के दूसरे गांव में काम मांग कर देखूं, शायद काम मिल जाए। हरिया कड़ी धूप में ही काम की तलाश में दूसरे गांव की ओर चल पड़ता है। चलते चलते वह एक गांव में आ जाता है। उस गांव का नाम था लक्ष्मीपुर। वह चलते चलते बहुत थक गया था, इसीलिए पास के ही एक पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठ जाता है और सोचने लगता है, पहले मैं काम की तलाश कर लूं और उन्हीं से रहने का ठिकाना भी मांग लूंगा। कुछ देर आराम करने के बाद वह काम की तलाश करने के लिए फिर से चलना शुरू करता है और उस गांव के बहुत सारे लोगों से काम की मांग करता है, मगर कोई भी उसे काम नहीं देता। फिर चलते चलते वह एक साहूकार के पास पहुंचता है। सेठ जी, मेरा नाम हरिया है। मैं दूसरे गांव से आया हूं। हमारे गांव में अकाल की परिस्थिति आ गई है। लोगों के खेत सूखे पड़े हैं और मैं भी जिस खेत में काम करता था वो भी सूख चुका है। गांव में बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। अगर आप मुझे कुछ काम दे देते तो आपकी मुझ पर बहुत मेहरबानी होगी। साहूकार से उसकी यह हालत देखी नहीं गई। उसने अफसोस जताते हुए कहा, लगता है तुम्हारी हालत बहुत ही खराब है। अच्छा किया तुमने समय रहते हुए यहाँ चले आए। और मेरी भी मजबूरी है, मैं तुम्हें तनख्वाह नहीं दे सकता। हाँ, तुम्हें सुबह और शाम का खाना जरूर दे सकता हूँ। मेरे पास एक काम है, पर लग तो नहीं रहा कि तुम वो कर पाओगे। सेठ जी, आप चिंता न करें। मुझे आप कोई भी काम दे सकते हैं। मैं वो काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करूँगा। अच्छा ठीक है, पर अगर तुम अच्छे से काम करते रहे तो मैं तुम्हें तनख्वाह भी दूंगा। यह सब तुम्हारे मेहनत और ईमानदारी पर निर्भर करता है कि तुम्हें तनख्वाह दी जाए या नहीं। कोई भी व्यक्ति कितना भी अच्छा क्यों न हो, पर वह किसी मजबूर आदमी की मजबूरी का फायदा उठा ही लेता है। पहले तो साहूकार ने उसकी मजबूरी को देखकर अफसोस जताया, मगर बाद में वह भी उसकी मजबूरी का फायदा उठाने का सोच लिया। देखो आर्या, मेरे पास 40 गाय और 50 भैंसे हैं। तुम्हें हर रोज उनको नहलाना होगा और उनका गोबर भी निकालना होगा और रोज सुबह उन्हें चारा पानी भी देना होगा। साहूकार ने फिर कुछ सोचा कि बेचारा पहले से ही दर दर से ठोकर खाया हुआ लगता है। उसने हरिया से कहा, महीने के आखिरी में मैं तुम्हें इस काम के लिए 100 रुपये दूंगा। और हाँ, 2 वक्त का खाना भी तुम्हें मुफ्त में दिया जाएगा। पर तुम्हें खाना बनाने के लिए घर में भी हाथ बटाना पड़ेगा। बोलो, क्या तुम यह कर पाओगे? अरे बाप रे, 40 गाय और भैंसों को संभालना आसान काम नहीं है। पर अब मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता। पर ऊपर से सेठ जी 2 वक्त का खाना भी तो दे रहे हैं। ठीक है सेठ जी, मैं यह काम कर लूँगा। पर एक विनती है। हाँ बोलो हरिया, क्या बात है? सेठ जी, अगर आपको समस्या ना हो तो क्या मैं आपके गायों के साथ गौशाला में रह सकता हूँ? सेठ जी, मैं इस गांव में नया हूँ। मेरा रहने का कोई ठिकाना नहीं है। साहूकार थोड़ी देर तक सोचता है और फिर बोलता है, ठीक है हरिया, तुम गौशाला में रह सकते हो, पर तुम्हें उनकी देखभाल रात में भी करना पड़ेगा। देखना कोई चोर चोरी करके न ले जाए। आप फिक्र ना करें सेठ जी, मैं रखवाली भी अच्छे से कर लूँगा। मुझे यहाँ रहने देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। तब से हरिया गौशाला में रहकर अपना काम करने लगता है और वह रोज जल्दी उठकर गाय और भैंसों को नहलाता है और उसका गोबर भी निकालता है। फिर उन्हें चारा डालता और समय पर पानी भी पिलाता था। हर रोज हरिया अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करता आ रहा था। साहूकार को भी हरिया का काम बहुत पसंद आने लगा था, क्योंकि वह अपना काम सफाई से करता था। उसकी मेहनत और लगन तारीफ करने योग्य थी। उसने कभी भी साहूकार को शिकायत का मौका नहीं दिया। एक दिन साहूकार हरिया को बुलाकर उससे बोलता है,
आर्या, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है। तुम गाय और भैंसों का बहुत अच्छा ख्याल रख रहे हो, इसीलिए दूध की गुणवत्ता भी बढ़ गई है और गाय पहले से ज़्यादा दूध भी दे रही है। कुछ समय पहले गंदगी और गोबर में रहने के कारण उस गंदगी से गाय और भैंस बीमार पड़ जाया करती थी, और तुम्हारे आने के बाद तुम इतनी सफाई में उन्हें रखते हो कि इतने दिनों में कोई भी गाय और भैंस बीमार नहीं पड़ा। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ और इसीलिए मैं आज से तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर पूरे 300 कर रहा हूँ। 2 ही महीने में हरिया की तनख्वाह साहूकार ने 3 गुना कर दिया था। हरिया इस बात से बहुत खुश हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। हरिया साहूकार के पास बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करता है। धीरे धीरे हरिया के पास अच्छा खासा रुपया जमा हो जाता है और उस पैसे की मदद से वह अपने लिए एक छोटा सा रहने लायक कुटिया बनवा लेता है। उस गौशाला में सोने पर उसे मच्छर भी काटते थे, पर वह कर भी क्या सकता था। उसके पास कहीं रहने का ठिकाना भी तो नहीं था। अब आखिरकार मुझे अपने घर में चैन से सोने को तो मिलेगा। तब से हरिया साहूकार के पास गौशाला में काम करने आता और 2 वक्त का खाना खाकर अपने घर सोने के लिए चला जाता था। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। हरिया की मेहनत के कारण साहूकार अब उसकी तनख्वाह 1000 रुपये कर चुका था, क्योंकि हरिया से उसे भी तो बहुत फ़ायदा मिल रहा था। अब गाय और भैंस और भी ज़्यादा आ गए थे। हरिया के पास भी अच्छा खासा रुपया जमा हो जाता है। एक दिन हरिया साहूकार से बोलता है, सेठ जी, आजकल गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है और मेरे पास कुछ रुपये भी जमा हो गए हैं जो मैंने अपने घर में रखे हुए हैं, पर मुझे उन पैसों की चिंता हो रही है। आपको तो पता है मैं दिन भर आपके ही पास काम करता हूँ और सिर्फ रात में ही अपने घर को जाता हूँ, इसीलिए मुझे रोज उन पैसों की चोरी की चिंता सताती रहती है। हाँ हरिया, तुम बात तो सही कह रहे हो। आए दिन गांव में नए नए चोरी के किस्से सामने आ रहे हैं और दिन भर तो तुम्हारा घर खाली ही रहता है। चोरी की संभावना तो जरूर है। साहूकार थोड़ी देर सोचता है और फिर हरिया से कहता है, देखो हरिया, ऐसे समय में तो गांव में एक ही जगह है जहां तुम्हारा धन सुरक्षित रह सकता है, और वो है जमींदार का घर। क्या जमींदार का घर? हाँ हरिया, इस गांव के जमींदार बहुत ईमानदार और दयालु है, ऐसा मैंने कुछ लोगों से सुना है, और उनके घर पर बहुत सारे पहरेदार भी हैं, तो चोरी की संभावना भी बहुत कम है ना। तुम अपने पैसे उनके पास रख सकते हो। ऐसा है क्या सेठ जी? ठीक है, फिर आज ही मैं जमींदार से मिलकर बात करता हूँ और उन्हें अपनी समस्या बताता हूँ। उस दिन हरिया जमींदार के घर उनसे बात करने चला जाता है। रुको, यहाँ अंदर आए जा रहे हो, वहीं रुक जाओ। जी जी, मुझे जमींदार जी से मिलना है, मुझे उनसे कुछ काम है। क्या काम है तुमको उनसे, मुझे ज़रा बताओ। जी, मुझे कुछ पैसे रखवाने थे उनके पास, यही काम के लिए आया था मैं। अच्छा ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो। नमस्ते जमींदार जी, मैं हरिया हूँ, साहूकार के यहाँ काम करता हूँ। कुछ साल पहले ही मैं दूसरे गांव से यहाँ आया हूँ। अच्छा हरिया, बोलो, तुम्हारा क्या काम है मेरे पास। जमींदार जी, मैं सालों से साहूकार के पास काम कर रहा हूँ और मैंने कुछ रुपये भी जमा कर लिए हैं, पर बात यह है कि गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है, तो मुझे अपने रुपये घर में रखने से ज़्यादा डर लग रहा है। अच्छा, कितने रुपये है तुम्हारे पास। जमींदार जी, यही कोई 5000 है मेरे पास। मैंने आपकी ईमानदारी के बारे में लोगों से बहुत सुना है, इसीलिए मैं अपनी रकम आपके पास कुछ वक्त के लिए यहाँ रखने आया हूँ। हाँ हरिया, तुमने बिल्कुल सही सुना है। तुम्हारी रकम मेरे पास पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। तुम अब चिंता ही छोड़ दो, मैं अब सब देख लूँगा। ये पूरे 5000 हैं, आप गिन कर देख लीजिए। गिनने की क्या ज़रूरत है, तुम तो साहूकार जी के आदमी हो ना, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। जमींदार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे चोरों का कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरे पैसे सुरक्षित हाथों में हैं। अरे हरिया, कोई बात नहीं, धन्यवाद तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए जो तुम मेरे पास पैसे रखने के लिए आए। हरिया अपने पैसे जमींदार को देकर अपने घर चला आता है।
इधर जमींदार सोचता है, हाँ हरिया, तुम्हारे पैसे मेरे हाथों में ही अच्छे लगते हैं। और वह मुस्कुरा उठता है। ऐसे ही हरिया ईमानदारी और मेहनत से साहूकार के यहाँ काम कर रहा था। देखते ही देखते 3 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन हरिया सोचता है, मैंने तो अब तक और भी पैसे जमा कर लिए और अब मुझे सालों हो गए सेठ जी के यहाँ काम करते हुए। वैसे सेठ जी तो बहुत अच्छे इंसान हैं और सोच रहा हूँ कि खुद की ज़मीन लेकर उस पर मेहनत करूँ तो और भी तेज़ी से मेरे पास पैसे जमा होने शुरू हो जाएंगे और मैं बड़ा आदमी भी बन सकता हूँ। अब जो मेरे पास कुछ पैसे हैं और जमींदार के पास जो कुछ पैसे संभालने के लिए दिए हैं वह जमा करके थोड़ी ज़मीन खरीद लूँगा। आज ही जमींदार से मिलने को जाता हूँ और अपने रुपये मांगता हूँ। यह सोचकर हरिया जमींदार जी के घर चला जाता है। जमींदार जी, मैं अपने रुपये वापस लेने आया हूँ। आपके पास मैंने 5,000 दिए थे संभालने के लिए। अरे भाई साहब, मैंने आपको पहचाना नहीं। वैसे कौन हो आप? अरे जमींदार जी, मैं हरिया हूँ। आज से 3 साल पहले मैंने आपको पैसे संभालने के लिए दिए थे, याद आया कुछ? अरे भाई साहब, मेरे पास कितने सारे लोग आते हैं पैसे रखने के लिए और सभी के साथ मेरा अच्छा व्यवहार होता है। वैसे आपके पास कोई कागजात है क्या? क्योंकि मैं हर व्यक्ति को रसीद जरूर देता हूँ। इतने सारे लोगों का ध्यान तो नहीं रख सकता हूँ ना, इसीलिए मैं कागज पर ही भरोसा करता हूँ। किसने कितने पैसे दिए, किसके कितने पैसे रखे हैं, सबका हिसाब रहता है मेरे पास। जमींदार जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी ईमानदारी देखकर ही तो मैंने आपको पैसे दिए थे ना संभालने के लिए, और आप अब ऐसी बातें कर रहे हैं। कृपया करके मुझे मेरे पैसे वापस कर दीजिए। हाँ भाई, मैं ईमानदारी से ही काम करता हूँ, इसीलिए तो मैं तुमसे कागज यानी रसीद मांग रहा हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं, जब तुम किसी के पास पैसे रखते हो तो तुम्हें एक पेपर पर लिख कर देना होता है। तुम किसी से भी पूछ सकते हो। नहीं जमींदार जी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। कृपया करके मुझे मेरे पैसे वापस कर दीजिए। मैं खून पसीना एक करके बड़ी मेहनत से मैंने वो पैसे जमा किए थे। मुझ पर ऐसा अन्याय ना करें। अरे, क्या यह झूठ मूठ का रोना धोना लगाया है? लगता है तुम ढोंगी हो और मेरी ईमानदारी और भोलेपन का फायदा उठाकर मुझसे रुपया लेने आए हो। रुको, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। जमींदार अपने आदमियों को बुलाकर हरिया की पिटाई करने को कहता है। इसे यहाँ से मार मार कर भगाओ। इस 2 कौड़ी के आदमी ने मेरी ईमानदारी पर सवाल उठाया है। जमींदार के आदमी हरिया को डंडे से खूब मारते हैं। फिर हरिया दुखी होकर अपने घर चला जाता है। हरिया के शरीर पर घाव के निशान स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। 2 दिन से हरिया घाव के दर्द के कारण साहूकार के घर काम करने को नहीं जा पाता है। इसलिए अगले दिन साहूकार हरिया के पास आ जाता है। वो देखते हैं कि हरिया खाट पर लेटा हुआ है और वो बड़ी चिंता में नजर आ रहा है। दुख के कारण ऐसा लग रहा था कि वो अभी रो देगा। हरिया, तुम 2 दिन काम पर नहीं आए, क्या हुआ भाई? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? कुछ समस्या है क्या? अरे सेठ जी, आप यहाँ खुद चले आए। आप खबर भिजवाते तो मैं खुद आ जाता। अरे हरिया, कोई बात नहीं। तुम्हें देखकर लगता है तुम बीमार हो। क्या हुआ है तुम्हें? साहूकार के इतना प्रेम से पूछने के बाद हरिया की आंखों में आंसू आ जाता है और वो रोते रोते बोलता है, सेठ जी, अब क्या बताऊँ आपको। जिस जमींदार के पास सालों का इकट्ठा किया हुआ पैसा मैंने संभालने को दिए थे, वो आज मुझे पैसे वापस नहीं करना चाहता। वो बहुत लालची इंसान है सेठ जी। वो लोगों को ठग रहा है। और जब मैंने बाद में गिड़गिड़ाना शुरू किया तो उसने डंडे से मार मार कर मेरी पिटाई करवा दी और मुझे वहाँ से धक्के मार मार कर निकलवा दिया। अरे बाप रे, ये तो बड़ा ही गंभीर विषय है। मैंने तो जमींदार के बारे में अच्छा ही सुना था, पर मुझे भी पता नहीं था कि वो इंसान इतना गिरा हुआ है। तभी मैं सोचूं, हर साल उसकी संपत्ति इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ रही है। मुझे माफ़ कर दो हरिया, मेरी ही गलती थी जो मैंने तुम्हें जमींदार के पास जाने को बोला था। नहीं सेठ जी, आप तो मेरा अच्छा ही सोच रहे थे। इतने समय से मैं आपके पास काम कर रहा था। आप मुझे अपने परिवार के जैसा ही प्यार दिया। क्या आप मेरे लिए गलत सोच सकते हैं? यह तो उस जमींदार का लालच है।
अब लगता नहीं मेरे पैसे उस जमींदार से वापस मिलेंगे भी। हरिया, मेरे पास एक तरकीब है जिससे मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस दिलवा सकता हूँ। साहूकार हरिया के कान में सारी तरकीब बताता है। ठीक है सेठ जी, हे ऊपर वाले, यह तरकीब कामयाब होने दीजिए। अगले दिन साहूकार बहुत सारे पैसों को एक सूटकेस में भरकर खुद जमींदार के घर आ जाता है। अरे साहूकार जी, आज आप खुद यहाँ? बोलो भाई, इस गरीब के घर कैसे आना हुआ? हमारा तो ये सौभाग्य है, आप जैसे धनी आदमी के चरण हमारे घर में लगे हैं। अरे नहीं जमींदार जी, आप तो मुझे अब लज्जित कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, बताइए आज यहाँ कैसे आना हुआ? कुछ चाय पानी की व्यवस्था करूँ क्या? अरे नहीं जमींदार जी, रहने दीजिए, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। बात यह है, मैं कुछ महीनों के लिए दूसरे राज्य में व्यापार करने जा रहा हूँ और मैं यहाँ लगभग 30,000 रुपये लाया हूँ। मुझे डर है कि कहीं यह चोरी न हो जाए। क्या आप मेरे सारे पैसे अपने पास संभाल कर रख सकते हैं? मैंने आपकी ईमानदारी के बारे में बहुत सुना है। आपके सिवा इस गांव में किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। अरे सेठ जी, यह भी कोई पूछने की बात है? मेरे पास आपके पैसे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। आप निश्चिंत होकर व्यापार करने जा सकते हैं। वो मन ही मन सोचता है, इस बार तो बड़ी मछली हाथ लगी है। बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता, भारी माल हाथ में लगने वाला है। तभी वहाँ पर हरिया आ जाता है। अरे हरिया तुम, अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। मुझे माफ़ करना, उस दिन तुम्हें पहचान नहीं पाया। इतने सारे लोग मेरे पास आते हैं तो ज़रा परेशानी होती है, पर मैं अपनी बातों का बड़ा पक्का हूँ। हाँ रुको, मैं तुम्हारे सारे पैसे अभी देता हूँ। जमींदार हरिया के सारे पैसे उसे लौटा देता है। माफ़ करना हरिया, मेरे आदमियों ने तुम्हारे साथ उस दिन बहुत बदतमीजी की। मैं आज ही उनको काम से निकलवाता हूँ। हरिया बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। अरे क्या बात है जमींदार जी, आप तो अपनी बातों के बहुत पक्के हैं। तो ठीक है, मैं अपने सारे पैसे आपके पास रख सकता हूँ। साहूकार इतना बोल ही रहा था कि तभी वहाँ साहूकार का नौकर आ जाता है। मालिक मालिक, अब आपको राज्य के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी अभी व्यापारियों का संदेश आया है। उसने कहा है कि वह खुद हमारे गांव आ रहे हैं। अरे यह तो बहुत बढ़िया बात हुई, अब मुझे इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा। सुन रहे हो जमींदार जी, व्यापारी यहाँ आ रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता यह पैसे आपके पास रखने का कोई मतलब होगा। चलो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी ईमानदारी दिखाई मुझे। हाँ, पर अगली बार ज़रूर आपके पास ही आऊँगा। ऐसा बोलकर साहूकार और उसका नौकर वहाँ से अपने पैसे लेकर चले जाते हैं। धत तेरी की, यह क्या हो गया? यह 30,000 के लालच में वो 5,000 भी चले गए, जो हरिया के पैसे मैंने हड़प कर लिए थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। अगर आप ना होते तो आज मेरी सारी जमा पूंजी वो जमींदार हड़प लेता। हरिया कोई बात नहीं, जो व्यक्ति मेहनत और ईमानदारी से कमाता है, ऊपर वाले उसका कभी बुरा नहीं होने देते, और जो हराम की कमाई खाता है उसका कभी अच्छा नहीं होने देते। इसीलिए हमेशा लोगों की मदद करनी चाहिए, ना कि उसे ठगना चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं, कर भला तो हो भला।